काली वर्सेस गौरी बहन का करवा चौथ। गौरी अपने पिता गणेश के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। गौरी के मां के देहांत के बाद गणेश ने गौरी की देखरेख के लिए विशाखा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन विशाखा ने कभी भी गौरी के काले रंग की वजह से उसे अपनी बेटी नहीं माना, बल्कि उससे हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही। वहीं विशाखा ने जब कुछ महीनों के बाद एक बेटी को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी बेटी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी। इसीलिए वो उसका नाम पायल रखती है। और उस दिन के बाद से विशाखा गौरी के ऊपर पहले से और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो उससे दिन भर घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए पेट भर खाना तक नहीं देती। वहीं पायल भी अपनी माँ की तरह ही अपनी बहन से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसे भी अपने गोरे रंग और सुंदर चेहरे पर बहुत ज्यादा घमंड होता है। इसीलिए वो गौरी को कभी भी अपने करीब नहीं आने देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कुछ सालों बाद जब दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती है तो उनके पिता गणेश उनसे कहते हैं, अरे गौरी बेटा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी यहाँ आओ। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बहनें कमरे से बाहर निकल कर आती है। तभी देखती है कि उसके पिता अपने हाथ में दो सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर खड़े होते हैं। ये लो पायल बेटा, ये तुम्हारे लिए, और ये गौरी बेटी, ये तुम्हारे लिए। कल तुम दोनों यही साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, क्योंकि कल तुम दोनों को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। अपने पिता की दी हुई सुंदर साड़ी को देखकर गौरी कहती है, सच में पिताजी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। गौरी के हाथ में अपनी जैसी ही सुंदर साड़ी को देखकर पायल को बहुत जलन होता है और वह गौरी के कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे ओ काली बहन, जल्दी से पिताजी की दी हुई साड़ी निकालकर मुझे दो। लेकिन पायल, तुम मेरी साड़ी का क्या करोगी? तुम्हारी साड़ी? अरे तुम्हारी जैसी काली बदसूरत लड़की के लिए तो इस दुनिया में कोई साड़ी बनी ही नहीं होगी। तुम मेरी जैसी साड़ी को हरगिज नहीं पहन सकती। लाओ, दो मुझे ये साड़ी। अपनी बहन की ऐसी नफरत भरी बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाता है। उतने में वहाँ विशाखा आती है। अरे मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, तुझ जैसी काली कलौटी पर तो कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता। दे मुझे ये साड़ी। इतना कहकर विशाखा गौरी के हाथ से साड़ी छीनकर पायल को दे देती है और ये देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन गौरी अपनी माँ की पेटी से एक पुरानी साड़ी निकालकर पहन लेती है। वहीं पायल अपने पिता की दी हुई महंगी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी सावित्री अपने दोनों बेटे आशीष और विकास के साथ वहाँ आती है और गौरी का काला रंग देखने के बाद भी आशीष उसकी सादगी और अच्छाई को देखकर उसे पसंद कर लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती है, जहां उनकी सास हाथ में थाली लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। आओ मेरी दोनों बहू रानियों, तुम दोनों का अपने ससुराल में स्वागत है। आज से तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हो, इसलिए एक एक करके तुम दोनों इस घर के अंदर प्रवेश करो। तभी पायल स्टाइल मारते हुए कहती है, अरे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माना कि मेरी काली बहन मुझसे बड़ी है और इस घर में मेरी जेठानी है, लेकिन आपको नहीं पता, इसके काले रंग की तरह ही इसका पैर भी अपशगुन है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में सबसे पहले इस मनहूस का पैर पड़े। पायल के मुंह से अपनी बहन के लिए इतनी नफरत भरी बातें सुनकर उसके ससुराल वालों को बहुत अजीब लगता है। शादी के अगले दिन से ही गौरी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगती है। वहीं पायल दिन भर अपने कमरे में बैठकर अपने गोरे चेहरे पर बस मेकअप करती रहती है। ऐसे ही आज भी। अरे पायल, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम मेरी जल्दी से शर्ट प्रेस कर दो ना। अरे विकास जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैंने अभी अभी अपने हाथों पर इतनी सुंदर नेल पेंट लगाई है और आप कह रहे हो कि मैं आपका शर्ट प्रेस कर दूं? अरे जाइए और अपनी शर्ट को खुद ही प्रेस कर लीजिए, मुझे अभी अपने नेल पेंट सुखाने हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है, जहाँ सावित्री कहती है, अरे वाह,
इस बार तो मेरे साथ मेरे दोनों बहुएं भी मेरे बेटों के लिए करवा चौथ का व्रत करेंगी। क्यों नहीं सासू माँ? आफ्टर ऑल शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ जो है। इस तरह दोनों बहनें करवा चौथ को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वही विशाखा अपनी सगी और सौतेली बेटी के लिए करवा चौथ का सामान तैयार करके भेजती है। जहां वो अपनी सगी बेटी के लिए ढेर सारे सामान और अच्छे कपड़े भेजती है, वहीं सौतेली बेटी के लिए एक सस्ती सी साड़ी और कुछ मिठाइयाँ भेज देती है। अपनी माँ के भेजे हुए सामानों में भेदभाव देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्यों माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो? शुरू से लेकर आज तक आपने कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। कम से कम शादी के बाद तो मेरे ससुराल में मेरी लाज रख लेती। अपनी पत्नी को इस तरह रोता देखकर आशीष उससे कहता है, गौरी तुम इस तरह परेशान मत हो। क्या हुआ? अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का सामान नहीं भेजा तो? अरे हम हैं ना, हम तुम्हें करवा चौथ का पूरा सामान देंगे। अरे बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि करवा चौथ पर तो एक सास अपनी बहू को करवा चौथ की सरगी देती है। इसलिए ये लो, इसमें तुम्हारा करवा चौथ का सारा सामान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी के जैसा प्यार दिया है। और इधर करवा चौथ के एक दिन पहले ही पायल पार्लर में जाकर अपना फेशियल और मेकओवर करवाती है और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाकर घर आती है और कहती है, ये देखिए सासू माँ, मैंने करवा चौथ के लिए कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है। अरे ये पूरी मेहंदी लगवाने के 2000 रुपए देकर आई हूँ। ये सब तो ठीक है पायल बहू, लेकिन अब तुम्हारी मेहंदी सूख गई है ना, तो तुम रसोई में जाकर कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो। तब तक बेचारी गौरी भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लेगी। अरे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप चाहती हैं कि मैं अपने सुंदर गोरे हाथों से रसोई में जाकर गंदे बर्तन साफ करूं? अरे इससे कहीं मेरी सुंदर हाथों की मेहंदी न खराब हो जाए, इसलिए आप इस गौरी को ही बर्तन धोने दीजिए। और वैसे भी इस काली कलूटी के हाथों पर कौन सा मेहंदी का रंग दिखाई देने वाला है। इस तरह गौरी ही घर का सारा काम खत्म करके अपने लिए थोड़ी सी मेहंदी पीसकर अपने हाथों पर लगाती है और अगले दिन भी वह करवा चौथ वाले दिन भूखी प्यासी रहकर घर का सारा काम करती है। शाम होते ही दोनों बहनें तैयार हो जाती है। तभी गौरी सुहाग की थाली सजाकर पायल के कमरे में जाती है और उससे कहती है, पायल, आज शादी के बाद ससुराल में हम दोनों बहनों का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं ये सुहाग की थाली तुम्हें देना चाहती हूँ। ये लो। अरे तुम जैसी काली कलूटी की इतनी हिम्मत, तुम मुझे सुहाग की थाली दोगी? अरे तुम्हारे इस सस्ते सामानों को तो रोड पर बैठे भिखारी भी ना इस्तेमाल करे, तो मुझ जैसी खूबसूरत इंसान क्या इस्तेमाल करेगी? इसलिए वापस ले जाओ अपना ये सस्ता और घटिया सामान। अपनी बहन की जली कटी बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी सावित्री वहाँ आती है और कहती है, पायल बहू, इस तरह करवा चौथ पर सुहाग की थाली का अपमान करना एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? अरे सासू माँ, मैं ऐसे ढकियानुसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। पायल के ऐसा कहते ही उसके फोन पर किसी आदमी का कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अभी अभी सिटी हॉस्पिटल ले गया है, आप जल्दी से वहाँ पहुँच जाइए। उस आदमी की बात सुनते ही पायल के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो फटाफट से अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, आपके पति की इस समय हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले से बहुत खून बह चुका है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वो पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना होगा, वरना उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन मेरे पति की जान बचा लीजिए। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन हमें आपकी पति की जान बचाने के लिए वो पॉजिटिव ब्लड की ही जरूरत है। डॉक्टर की बातें सुनकर गौरी कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आप मेरा जितना चाहे खून ले लीजिए,
लेकिन मेरी बहन के सुहाग को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इतना बोलकर गौरी अपनी बहन के सुहाग को बचाने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है और उसको ऐसा करता देख पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गौरी के होश में आते ही उससे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर देना गौरी दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ सौतेला व्यवहार किया, कभी आपको अपनी बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, बल्कि हमेशा आपके काले रंग की वजह से आपको कोसती आई हूँ। लेकिन आज आपने अपना खून देकर अपनी छोटी बहन को विधवा होने से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, अब तुम चिंता मत करो, विकास जी बिल्कुल ठीक है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि करवा चौथ वाले दिन मुझे पति के साथ साथ अपनी बहन का प्यार भी मिल गया। इस तरह सावित्री अपने पूरे परिवार को लेकर घर आ जाती है, जहाँ दोनों काली और गौरी बहनें अपने अपने पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत पूरा करती है और उस दिन के बाद से वे दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। पाखी और तारा दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी, दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी, दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। पाखी और तारा दोनों कंगन बेचने का काम करती थी। पाखी दिखने में बहुत सुंदर थी, वही तारा सांवली और थोड़ी छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन पाखी हर वक्त तारा के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन पाखी और तारा कंगन बेचने जा रही थी, तभी उसी गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे पाखी ये क्या, तुम अपने साथ इस काली नाटी तारा को लेकर घूमती रहती हो? ये इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ पाखी, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी बच्ची जो है ना। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। तुम सब चलो, निकलो यहाँ से। चलो तारा, क्यों सबसे झगड़ा मोड़ लेती रहती हो? पाखी, उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं काली नाटी हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन तारा का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू पाखी, काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना, हम सब साथ में मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू तारा, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। तारा, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का भी खाना दे दिया करती थी। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती, तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे और भी अच्छा होने वाला है। अच्छा तारा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कंगन है। इस कंगन को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी, और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। तारा खुशी खुशी उस कंगन और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और तारा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह पाखी, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कंगन और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच पाखी, सच में तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चले जाते हैं। पाखी, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ, पीने का पानी खत्म हो गया है।
तारा पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वह देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ। तारा बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं तो अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वरना मरना वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज विशाल पांचाल एंड यू? तारा बिना उसकी बातों का जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो तो, अपना नाम तो बताती जाओ। हेलो हेलो। ये तो अपना कंगन भी यहीं छोड़ के चली गई। अरे अपना कंगन तो लेती जाओ। विशाल को तारा से उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आँखों में वही सादगी, दिल में प्यार। मुझे बरसों से जिस लड़की की तलाश थी, ये वही लड़की है। मैं इसे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर तारा पानी भरकर अपने घर चली जाती है। विशाल तारा को ढूंढते जा रहा होता है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। पाखी उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और विशाल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओ हेलो मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही तो ढूंढने आया हूँ मैं। क्या? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी ही खूबसूरत होती है? पाखी शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? आप मेरा डायलॉग मेरे ऊपर ही बोल रही हो। वेरी स्मार्ट। आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो? या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है। किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पाखी को विशाल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से तारा आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब तारा कंगन बेच रही होती है तभी विशाल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरह पीछा करने का क्या मतलब है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपका कंगन उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन मेरा दिल चुरा कर अपने साथ ले आई, वो आपसे वापस लेना था। क्या मतलब? देखो, तुम कौन हो, क्या करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब से तुम्हें देखा हूँ तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती। मैं उससे इस बारे में पूछकर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। और तारा फिर उसे विशाल के बारे में बताती है। ये सुनकर पाखी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी विशाल को पसंद करती थी। और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने तारा को शादी के लिए प्रपोज किया है? तारा सुंदर है इसलिए ना? तो एक मिनट रुको। इतना बोलकर पाखी तारा से जादुई सैंडल और जादुई कंगन लेकर जला देती है। कंगन और सैंडल जलते ही तारा फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर पाखी बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अब भी तुम इससे शादी करोगे? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। चलो तारा। एक मिनट रुको पाखी, मैंने तारा को दिल से अपनाया है। मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे तारा की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में तारा के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। तारा, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और पाखी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और कंगन की जरूरत नहीं है। विशाल की बात सुन के पाखी कहती है,
मुझे माफ कर दो विशाल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी दोस्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी धूमधाम से तारा और विशाल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कंगन। हाँ, मेरी तरह से तुम्हारे शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई काली और नाटी बोलकर चिढ़ाए। इसके बाद तारा पाखी के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपनी शादीशुदा जीवन विशाल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद विशाल के दोस्त से पाखी की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।